आपको मिलवाने जा रहे हैं बाबा बागेश्वर के यार, दोस्त, मित्र शेख मुबारक से। शेख मुबारक से मिलवाने क्या वजह यह है कि बाबा बागेश्वर इस वक्त घिरे हुए हैं, चौतरफा हमले हो रहे हैं, चौतरफा चुनौतियां पेश हो रही हैं और कहा जा रहा है बाबा जो करवा रहे हैं ये ढकोसला है, बाबा जो करवा रहे हैं इनके विरोधी कह रहे हैं ये चमत्कार नहीं अंधविश्वास है। अगली तस्वीर दिखाई। और शेख मुबारक का यकीन बाबा पर है क्योंकि शेख मुबारक बाबा को बहुत पहले से जानते हैं। अब मैं आपको शेख मुबारक से मिलवाऊंगा। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। बाबा के साथ जो खड़े हैं शख्स, ये है बाबा के दोस्त शेख मुबारक, बाबा के पुराने यार हैं और बाबा पर यकीन है, उनकी साधना पर यकीन है। शेख मुबारक बाबा के फैन है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। अगली तस्वीर शेख मुबारक की अगली तस्वीर है, ये आप देख रहे हैं। ये है शेख मुबारक जो बाबा के दरबार में बैठे हैं, बाबा से मिलने गए थे। शेख मुबारक बाबा के फैन भी हैं, उनके दोस्त भी हैं और पुरानी दोस्ती है शेख मुबारक और बाबा के बीच। आइए अब आपको बताते हैं दोनों की दोस्ती कितनी पुरानी है। शेख मुबारक क्या कुछ कह रहे हैं बाबा पर, यह भी आपको सुनाएंगे। देखिए जरा। आप देख रहे हैं शेख मुबारक को। धीरेंद्र अक्सर मंच से अपने एक मुस्लिम दोस्त का जिक्र करते हैं, वो है शेख मुबारक। बाबा बागेश्वर के मुस्लिम दोस्त का नाम है शेख मुबारक और धीरेंद्र शास्त्री शेख मुबारक की जो दोस्ती है 2007 की दोस्ती है। 10-12 सालों तक दोनों साथ रहे भी हैं, एक साथ कई जगहों पर गए भी हैं और कई बार दोनों साथ छतरपुर जाते थे, दोनों साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने जाया करते थे, एक साथ चाय पीना, समोसा पीना, समोसा खाना, ऐसी दोस्ती रही शेख मुबारक और बाबा की। ईद दिवाली भी दोनों साथ में मनाया करते थे। आज भी दोनों एक दूसरे के संपर्क में। व्यस्तता की वजह से अब मिलना जुलना जरूर थोड़ा कम हो गया है। बागेश्वर सरकार प्यार से उसे पागल दोस्त भी बताते हैं। जब कुछ नहीं था तब से शेख मुबारक बागेश्वर को जानते हैं। किसी भी परेशानी में शेख मुबारक उनकी मदद करता था। एक बार का वाकया आपको बताऊं, शेख मुबारक ने बाबा की मदद का जिक्र किया, तब धीरेंद्र शास्त्री आर्थिक स्थिति खराब थी, आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। धीरेंद्र तब एक छोटे से कमरे में रहते थे और बारिश के दौरान छत टपकी तो शेख ने उनकी मदद की। धीरेंद्र शास्त्री की बहन की शादी में पैसे दरअसल कम पड़ गए थे, यानी शास्त्री जी के पास पैसे कम थे, तो धीरेंद्र शास्त्री को 20,000 रुपए की जरूरत थी उस वक्त। तो शेख मुबारक ने 12 साल पहले लगभग धीरेंद्र शास्त्री को 20,000 रुपए दिए थे और बाद में धीरेंद्र शास्त्री ने पैसे शेख मुबारक को लौटा दिए। ऐसी दोस्ती दोनों की है। दोनों को सुनवाने जा रहा हूं, बाबा को भी सुनिए और शेख मुबारक को भी सुनिए। पहले तो वही मित्र जो एक दूसरे मित्रों के साथ जो मित्रता होती है सबसे अच्छा व्यवहार था और ज़्यादातर समय भी मतलब जो है साथ में ही देना होता था। जब जाते हैं तो अपने को एहसास नहीं होने देते, वो जो पहले था वही वर्तमान। हम हारमोनियम बजाते तो जो है साथ में बैठते थे, गाते बजाते थे, प्रयास करते थे उन्हें भी सिखाने का और जो है उन्हें अनुभव लिया भी है। आपसे सीखा है जी। जब जैसे ईद आती थी तो वो पहले से ही याद दिला देते थे, या तो हमें या माता जी को कि हमारी समझने वाली ईद आ रही है। और उनके यहाँ हमारा भी जैसे त्योहारों पे जाना होता था तो हम भी जो है बैठ के जो है त्योहार मनाते थे उनके साथ, चाहे वो मकर संक्रांति का हो, दीपावली का हो। वो जो है हमेशा जो गलत कार्य करते हैं उनके लिए प्रयास करते हैं इस तरीके से संदेश अपना देने का, बोलने का, बताने का, ना कि उनका जो है एक अंदर से इस प्रकार का कोई उद्देश्य नहीं होता कि हमारे द्वारा किसी को ठेस पहुंचे। उनकी 100 बातों में एक बात ये ऐसी है कि महानता झलकती है, क्योंकि हम आप किसी व्यक्ति के साथ ये इस तरीके का 10-20 हज़ार का यदि हेल्प करते हैं तो भविष्य में भी ऊंचे स्तर पर पहुंचने पर वो इस प्रकार की बातों को व्यक्त भी नहीं करता है। लेकिन सामने वाला व्यक्ति सच्चाई रखने के लिए अपने स्तर को नहीं देखता है और वो बात बोल देता है, तो उस बात में यही है कि महानता है, बहुत बड़ी बात है ये। डॉक्टर शेख मुबारक जी, हम दोनों का बड़ा बचपन में एक साथ बीता और भली भांति ये हमसे परिचित हैं। लगभग 12 साल हमारी मैत्री को हो गया है। बड़ी बात तो ये, इनका नाम डॉक्टर शेख मुबारक है, लेकिन इन्होंने हमारी 3 कथाएं अपने गांव में अपने खर्च से करवाई। गांव वालों का सहयोग लेकर भागवत कथा
आज के जमाने में ही नहीं, सन 2011, 12 और 13 शायद ये बमीठा चंद्रनगर के पास एक गांव है चुरारन गांव में ये उनका पूरा परिवार रहता। आपको सुनकर के महाराज जी बड़ी प्रसन्नता होगी। इनके घर में वंशानुगत 60 साल से राम नाम कीर्तन करने की परंपरा है। हाँ, और गांव में एक हनुमान जी का मंदिर है। उन सबके बड़े अनुयायी, हमारे भी बड़े स्नेही, हमारे तो परम मित्र हैं और डॉक्टर भी हैं, चतुर भी हैं। नंबर अच्छा, बड़ी बात तो ये, जब बागेश्वर धाम कोई नहीं आता था तब यहाँ लाइट भी नहीं थी, तब ये यहाँ आकर के सुंदरकांड का पाठ करने आती थी। तो शेख मुबारक बाबा बागेश्वर के मुरीद है और अकेले शेख मुबारक नहीं, सुल्ताना भी बाबा बागेश्वर के पास पहुंची है। तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, सुल्ताना जब बाबा बागेश्वर के पास पहुंची और सुल्ताना से वो शुभी बन गई, उसके बाद बाबा बागेश्वर को राखी बांधी। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं, शुभी ने उसके बाद कार्यक्रम के दौरान बाबा बागेश्वर को राखी बांधी है। आइए अब आपको बताता हूं शुभी के बारे में कि कौन है शुभी और कैसे सुल्ताना से शुभी बन गई और बाबा की मुरीद हो गई। आखिर क्या हुआ, क्या कहती हैं शुभी, ये भी आपको सुनवाएंगे। जरा पहले ये देखिए। दरअसल बागेश्वर धाम के दरबार में पहुंची थी सुल्ताना बेगम और दिव्य दरबार में सुल्ताना ने हिंदू धर्म अपनाया। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ जब सुल्ताना शुभी बनी और उसके बाद बाबा बागेश्वर को उन्होंने राखी बांधी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की रहने वाली है सुल्ताना। इसके बाद सुल्ताना ने बागेश्वर सरकार को भाई बना लिया। सुल्ताना ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को राखी बांधी। धीरेन्द्र शास्त्री ने सुल्ताना के नाम की घोषणा की। सुल्ताना बेगम का नाम शुभी दासी रखने का ऐलान किया बाबा ने। सुल्ताना ने धीरेन्द्र शास्त्री को भाई बनाने की इच्छा जताई थी और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस पर सहमति जताई। सुल्ताना के भाई बने शुभी के। सुल्ताना बेगम ने विधिवत भाई की आरती की और धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा किसी धर्म के वो विरोधी नहीं है, हम मानवता के पुजारी हैं। धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं बाके बिहारी की भक्त वृंदावन भी गई थी और बाके बिहारी ने इन्हें बागेश्वर धाम सरकार से जोड़ा है। उसके बाद वो बागेश्वर बाबा के पास आई। अब जरा सुनिए क्या कुछ कह रही है शुभी और राखी बंधवाने के बाद बाबा बागेश्वर क्या कह रहे हैं। बहुत खुशी है, जिनको मतलब पूरी दुनिया, जिनके ऊपर खुद बालाजी का वो है आशीर्वाद है, वो आज मेरे भैया बन गए। किसी को उनके चरण छूने की भी अनुमति नहीं है, लेकिन मैंने उनको टीका लगाया। मेरे से बड़ा सौभाग्य किसी का नहीं होगा। मुझे हनुमान चालीसा पूरा याद है, सारे मंत्र याद है। किशन जी का जन्म क्यों हुआ, ठाकुर जी का, उनकी पूरी कहानी शुरू से आखिरी तक पता है। राम जी कौन थे, क्या है, क्यों, सब कुछ। क्योंकि हम मानवता के पुजारी हैं, किसी भी धर्म के विरोधी नहीं है। देखिए, बहन का भाव था कि हम भाई बने और इन्होंने साहर्ष सनातन को स्वीकारा है। आज से हमने अपनी बहन का नाम शुभी दासी रखा, जब ये शुभ है। ठाकुर जी की ये भक्त है, श्री बाके बिहारी जी की भक्त है। तो शेख मुबारक को आपने सुन लिया, सुल्ताना को सुन लिया जो शुभी बनी। अब आपको सुनवाने जा रहा हूं बाबा की एक और मुस्लिम समर्थक है जो बाबा के विरोधियों से क्या कह रही है, सुनिए। बोल रही हूँ, नमाज पढ़ के बैठ करके मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सच में बिना खाए बिना पिए मैं पहले वीडियो शूट कर रही हूँ। बहुत दिन हो गया मैंने वीडियो भी नहीं बनाया। मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, जो मेरे दिल में है ना मैं वही आप लोगों के सामने बोल रही हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें मुझे सामने नजर आ रही है। बागेश्वर धाम वाले बाबा जी को पूर्ण समर्थन है मेरा। और बोलते हैं ना कि बाबा जी को ना चुनौतियों से डर नहीं लगता, डर लगता है, क्योंकि ऐसे अहरे गहरे नत्थु लोग जो इन्हें ट्रोल कर रहे हैं ना, ये इनके कार्य में दखल अंदाजी देंगे। आज नहीं, कल नहीं, हमेशा देंगे। तो बाबा जी आप अपना कार्य करते रहिए, हम आपको समर्थन करते रहेंगे। आइए, तो आपने सुन लिया, देख लिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपने उसको देख लिया जो बच्ची जिसे आप सुन रहे थे अभी, लेकिन बाबा को जो चुनौती दे रहे थे, उन्हें कल दोपहर तक उनके मर्डर की धमकी मिल रही। उन्हें कहा जा रहा है कल दोपहर आपकी हत्या हो जाएगी क्योंकि आपने बाबा को चुनौती दी। ये श्याम मानव, इन्हें धमकी मिली है और उसके बाद फौरन पुलिस ने देखिए सुरक्षा बढ़ा दी है। श्याम मानव के घर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं।
पुलिस फोर्स आपको नजर आ रहा है, उनके घर में बाकायदा पुलिस वालों को रखा गया है, पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई गई है। लेकिन श्याम मानव ने क्या कुछ बताया है, धमकी में उन्हें क्या कुछ कहा गया है, यह आपको बताता हूं। कहा गया है कि आपके पास कल दोपहर तक का वक्त है। श्याम मानव को यह धमकी मिली है जान से मारने की। श्याम मानव को धमकी भरे फोन आए और अज्ञात शख्स ने श्याम मानव को यह धमकी दी है। श्याम मानव के मोबाइल, बेटे के मोबाइल पर यह धमकी मिली है, कल दोपहर तक हत्या करने की धमकी दी गई है, टुमारो आफ्टरनून। व्हाट्सएप मैसेज में चुप रहने की सलाह दी गई, उन्हें मैसेज आए। नरेंद्र दाभोलकर जैसा हाल करने की धमकी दी गई है। 2013 में दाभोलकर की भी हत्या कर दी गई थी, वो भी अंधश्रद्धा और अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाते थे। अंधविश्वास निर्मूलन आंदोलन से दाभोलकर जुड़े हुए थे। धमकी के बाद श्याम मानव की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के उपाध्यक्ष है श्याम मानव। श्याम मानव जहां ठहरे वहां सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। सुरक्षा में 4 बंदूकधारी, 4 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। एक अधिकारी भी श्याम मानव की सुरक्षा में 24 घंटे रहेंगे। श्याम मानव ने फिर अपने बयान को दोहराया है। धीरेन्द्र शास्त्री को चमत्कार दिखाने की फिर से चुनौती दी है। चमत्कार साबित करने पर 30 लाख देने की बात भी की है। जरा सुनिए धमकी के बाद श्याम मानव अब क्या कुछ कह रहे हैं। उन्हें कल दोपहर तक मर्डर की धमकी मिली है। इस ढंग के मैसेज हमेशा आते रहे हैं। 40 सालों से इस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। अभी Y+ सिक्योरिटी ऑलरेडी है, तो सरकार को जो करना चाहिए, पुलिस को जो करना चाहिए वो करेगी ही, क्योंकि Y+ सिक्योरिटी होने के कारण इन सब चीजों का वो संज्ञान लेते ही है। महाराज अगर अपना दिव्य शक्ति का चमत्कार फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर साइंटिफिक प्रक्रिया के आधार पर सिद्ध कर दे, उन तक कोई भी जानकारी दूसरे मार्ग से नहीं पहुंच रही, ऐसे वातावरण में उनको सही में किसी का नाम, उनका पिताजी का नाम, उनकी उम्र और उनका फोन नंबर पता चलता है। इतना ही नहीं तो पास में रखी हुई 10 चीजें भी वो पहचान सकते हैं। ये चुनौती 2 बार अगर वो सिद्ध कर दे 90% भी, तो अपने आप ये धारा रद्द करनी पड़ेगी सरकार को। और फिर एक धारा अगर कानून की रद्द करने की आवश्यकता पड़ेगी तो इसका मतलब तो सीधा होगा, पूरा कानून ही रद्द होगा। तो इसलिए इस कानून के खिलाफ आंदोलन करने की बजाय धीरेन्द्र कृष्ण महाराज ने, जिसके लिए सब बवाल खड़ा हुआ है, उन्होंने फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर सही माने में उनमें दिव्य शक्ति है, ये सिद्ध करे तो ये कानून भी अपने आप रद्द हो जाएगा और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो श्याम मानव को आप सुन रहे थे। श्याम मानव जिस चीज को चुनौती दे रहे हैं वो कह रहे हैं बाबा के पास कोई दिव्य शक्ति नहीं है। वो कह रहे हैं बाबा जो पर्चा लिख रहे हैं ये पर्चा छलावा है। उनका कहना है बाबा ये जो लिख रहे हैं ये अंधविश्वास है और इसीलिए चुनौती दे रहे हैं कि मेरे सामने करिए तो मैं 30 लाख दूंगा। लेकिन आज हम जहां बाबा बैठे हैं ना, हम इस गद्दी तक पहुंचे, बाबा का इस पर्चे तक पहुंचे। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये है बाबा की वो गद्दी। यहीं पर बैठते हैं बाबा, बाबा बागेश्वर की गद्दी है, यहीं बैठते हैं, यहीं बैठकर बाबा पर्चा लिखते हैं। अब पहली बार टीवी पर मैं आपको वो पर्चा दिखाने जा रहा हूं बाबा का। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये है बाबा का वो पर्चा। इसी पर्चे पर बाबा सब कुछ लिखते हैं। ये पर्चे का फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है। यहां लिखते हैं पेशी, नंबर, सारी चीजें बाबा इस पर्चे पर लिखते हैं। लेकिन इस पर्चे को लिखवाने के लिए कैसे सबको, क्या सबका पर्चा लिख दिया जाता है? उन्हीं का जिनको चुना जाता है। तो चुना कैसे जाता है? अगली तस्वीर दिखाई, ये आप देख रहे हैं। एक दिन पहले मैंने आपको दिखाया था कि बाकायदा प्रक्रिया है, बाबा सबको नहीं बुलाते। जो लोग यहां आकर, ये नारियल बंधे हुए देख रहे हैं हम, जो लोग यहां आकर नारियल बांधते हैं, टोकन लेते हैं, उनकी पर्ची उठती है। उन पर्ची में से चुना जाता है किसे बुलाया जाएगा, किसे नहीं। जिसे बुलाया जाएगा उसका पर्चा बाबा लिखेंगे, उसकी समस्या बाबा लिखेंगे, उसके बाद उसका समाधान होगा। आइए अब आपको वो दिखाते हैं वो कैसे होगा। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं बाबा कैसे लिखते हैं पर्चा। बाबा से मिलने के लिए बाकायदा अर्जी लगानी होती है और अर्जी लगाने का तरीका बहुत अनोखा है। कपड़े में नारियल बांधकर लटका दिया जाता है। नौकरी, बीमारी या बिजनेस के लिए लाल कपड़ा बांधकर नारियल लटका दीजिए। भूत प्रेत वाली शिकायत है तो काला कपड़ा बांधकर नारियल लटका दीजिए। शादी नहीं हो रही है तो पीले कपड़े में नारियल बांधकर लटका दीजिए। कपड़े में नारियल के साथ 5 लौंग भी बांधनी होगी और इस अर्जी की कीमत है 30 रुपए। उसके बाद दरबार में अर्जी के लिए टोकन बनेगा,
वो टोकन बनने के बाद दर्शन के लिए आने वालों का नाम और पता लिया जाएगा और दरबार की तरफ से फोन नंबर भी लिख लिए जाते हैं। टोकन को छोटी बच्चियों से निकलवाया जाएगा, जिनके नाम निकलेंगे बाबा से मुलाकात उन्हीं लोगों की होगी, उन्हीं का पर्चा बनेगा। टोकन निकलने पर फोन पर सूचना दी जाती है, यानी इस पूरी प्रक्रिया में 1 से 2 महीने का वक्त लग सकता है। तय तारीख पर बाबा के दरबार पहुंचना होता है। दरबार पहुंचेंगे, चुने हुए लोगों का पर्चा बाबा बनाते हैं। बाबा समस्या और समाधान का पर्चा उसके बाद बनाकर देते हैं। पर्चे के साथ धाम में 21 बार पेशी मत्था टेकना होता है और पेशी के लिए मंगलवार या शनिवार का दिन तय है। मंगलवार और शनिवार को लाखों लोग पहुंचते हैं। पेशी के लिए 5-5 घंटे तक कतार में खड़े रहते हैं लोग। अब मैं आपको सुनवाता हूं, हमारी सहयोगी पहुंची बाबा के आश्रम की पहली तस्वीर आप इस वक्त देखने जा रहे हैं रिपब्लिक पर। आश्रम कैसा है, गद्दी कैसी है और वो पर्चा कैसा है, देखिए जरा गायत्री की रिपोर्ट। कहते हैं राम दरबार, और यहीं पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लोगों से भेंट करते हैं, जिसको पेशी कहा जाता है। और वो पेशी यहीं पर इसी गद्दी पर बैठकर होती है। हनुमान जी का एक छोटा सा गदा भी आप देख रहे हैं और ये पटका है जिस पर राम लिखा हुआ है, ओम लिखा हुआ है। और ये जो गदा है हनुमान जी का, इसके ठीक नीचे वो तमाम पर्चियां होती है, एकदम ब्लैंक पर्ची, जिस पर बाकायदा धीरेन्द्र शास्त्री लोगों की समस्या लिख देते हैं और बता देते हैं कि आपको ये समस्या है। ऐसा दावा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से किया जाता है। और लोग भी ये कहते हैं कि वो जब यहाँ पर भेंट के लिए पहुंचते, जिसको पेशी कहा जाता है, जब पहुंचते हैं तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री खुद ब खुद बता देते हैं कि आखिर उनके मन में क्या है, आखिर किस समस्या से वो जूझ रहे हैं, उनकी चिंता क्या है, क्या उनकी मनोकामना है, वो उस पर्ची पर लिख देते हैं। ये पूरा ब्लैंक पेपर है जो मैंने अभी आपको दिखाया। गद्दी के नीचे, गधे के नीचे जो पर्चियां रखी हुई है वो इसी तरीके की पर्चियां होती है, बिल्कुल ब्लैंक। जिन लोगों का टोकन निकलता है, जो यहाँ पर पेशी के लिए पहुंचते हैं, यानी भेंट के लिए पहुंचते हैं, यहाँ पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उनसे मिलते हैं। और ये देखिए पेशी का बाकायदा नंबर्स लिखे हुए 31 तक, लेकिन बताया जाता है कि सिर्फ 21, मैक्सिमम 21 पेशी, यानी मैक्सिमम 21 बार भेंट लोगों को यहाँ करनी होती है। पहले बालाजी महाराज के दर्शन करने होते हैं, वहां पर महाआरती में शामिल होना पड़ता है और उसके बाद यहाँ यानी राम दरबार में पहुंचना पड़ता है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पास। और ये पूरा ब्लैंक पेपर है, देखिए यहीं पर जब जब पेशी होती है, बाकायदा यहाँ पर पेशी होती है और उस पेशी का विवरण यहाँ पर लिख दिया जाता है। और यहाँ पर पूरा समाधान, मतलब जो भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं, पेशी के दौरान उनकी समस्या धीरेन्द्र शास्त्री इस ब्लैंक पेपर पर खुद लिख देते हैं, ऐसा दावा वो करते हैं। और उसके साथ साथ समाधान भी लिखा होता है। और देखिए बार बार जो हमने भी देखा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से भी जब हमारे सहयोगी अमित और माफ कीजिए सुमित और दीपेश ने बात की थी, तो वो बता रहे थे कि एक मंत्र भी उनको बाकायदा श्रद्धालुओं को बताया जाता है, जो भी अपनी समस्या लेकर पहुंचते हैं या मनोकामना लेकर पहुंचते हैं, उनको धीरेन्द्र शास्त्री मंत्र भी बताते हैं कि उनको जाप करना, कितनी बार जाप करना है और कितनी पेशी के लिए आना है। मैक्सिमम 21 पेशी, यानी 21 बार भेंट के लिए बुलाया जाता है। ये देखिए एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं हम, ये वही पर्ची है, बिल्कुल ब्लैंक पेपर हमने यहाँ से लिया है। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बाबा आखिर बताते कैसे हैं, क्योंकि आप चारों तरफ बहस देख रहे हैं कि बाबा में कोई दिव्य शक्ति नहीं है, विरोधी कह रहे हैं वो माइंड रीड करते हैं। बाबा ये जो कर रहे हैं, देखिए जरा एम्बियंस दीजिए इसका। मैनेजमेंट के बहुत अच्छे गुरु बनोगे तुम, चिंता मत करो। बाबा सब कुछ बता रहे हैं। बाबा कैसे बता रहे हैं सब कुछ, बाबा ये सब कुछ कैसे बता रहे हैं। और देखिए फौरन बाबा के चरणों पर आशीर्वाद लिया है इस परिवार ने। बाबा ने कैसे सब कुछ बता दिया, कैसे रीड कर लिया। क्या इसे माइंड रीडिंग कहते हैं? आप पिछले कई दिनों से सुन रहे हैं माइंड रीडिंग हो रही है। बाबा जो कर रहे हैं वो कुछ और नहीं, माइंड रीडिंग। अगली तस्वीर दिखाइए, तुम्हारा जो संकल्प है ना, अगली तस्वीर दिखाइए, अगली तस्वीर दिखाइए। उसी से रिलेशन में आपको कुछ एक चीज दिखाना चाहूंगा। माइंड रीडर की तस्वीर होगी ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है? कुछ नहीं, मैं ऐसा कुछ भी डरावना नहीं करने वाला। ये जो आप देख रहे हैं माइंड रीडर है। सृजन जी और पंडित जी दोनों आइए अब मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर कैसे ये माइंड रीडिंग है या फिर कोई दिव्य शक्ति है, ये कैसे हो रहा है ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आइए, क्या ये वाकई माइंड रीडिंग है? आप भी कंफ्यूज होंगे, ये है क्या? धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कार पर कई लोगों ने सवाल उठाए। कई माइंड रीडर ने भी धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती दी। माइंड रीडिंग के साइंटिफिक तरीके होते हैं, यानी माइंड रीडिंग मतलब दिमाग को पढ़ना। धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं ये दिव्य शक्ति है और विरोधी देखने वालों को लगता है कि वाकई उन्होंने चमत्कार किया है। माइंड रीडिंग का मतलब है किसी के दिमाग को पढ़ लेना, उसकी शक्ल देखकर, उसके हाव भाव देखकर, सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है यह भी जान लेना।
माइंड रीडिंग। इसमें किसी साधन की मदद नहीं ली जाती है, दूसरे व्यक्ति के दिमाग को जानना ही माइंड रीडिंग है। माइंड रीडिंग करने वाले इसका लगातार अभ्यास करते हैं, यानी जो लोग आपके दिमाग को आपको देखकर आपके बारे में बता रहे हैं, वो अभ्यास से होता है, प्रैक्टिस से होता है। सालों के अभ्यास के बाद उनके अंदर यह ताकत आती है अभ्यास से कि वो सामने वाले का चेहरा देखकर बता सकते हैं उसके बारे में। इसके लिए व्यक्ति को बेहद अलर्ट रहना होता है, अपना दिमाग खुला रखकर सामने वाले को पढ़ना होता है। लेकिन माइंड रीडिंग सटीक विज्ञान पर आधारित नहीं है। इसमें बॉडी लैंग्वेज, आंखें देखकर, चेहरा देखकर, हाव भाव से मदद ली जाती है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। बैकग्राउंड, स्टाइल, बोलने के तरीके से भी उसे जानकारी मिलती है। माइंड रीडिंग एक तरह से अनुमान है और यह अनुमान कई बार गलत भी साबित हो सकता है। तो आखिर क्या बाबा भी माइंड रीडिंग करते हैं? आपको दो लोगों को दिखाने जा रहा हूं। आप बाबा को सुनिए और देखिए वो कैसे बता रहे हैं, और साथ ही साथ दूसरी तरफ माइंड रीडर को भी देखिए और सुनिए वो कैसे माइंड रीड कर रहा है। क्या बाबा और माइंड रीडर दोनों एक ही काम कर रहे हैं या दोनों में फर्क है? आप खुद तय कीजिए। अपनी बॉडी को अपने मन में दो हिस्सों में बांट लीजिए। आप यहाँ पे सबको ट्रस्ट करती है, मैम को करती है, यस परफेक्ट, जो भी मैम बोलेंगी सच ही बोलेंगी, करेक्ट। और पूरा 140 करोड़ की जनता यहाँ पे देख रही है, टीवी पे झूठ नहीं बोल सकती, करेक्ट बोलूंगी, करेक्ट। सो अपनी बॉडी को दो हिस्सों में बांट लीजिए, एक राइट हैंड साइड बॉडी, एक लेफ्ट हैंड साइड बॉडी अपने मन में। सृष्टि, अब से कहीं भी आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे बॉडी पे कहीं भी कोई भी टच सेंसेशन फील हो, आपको अपना लेफ्ट हैंड उठाना है एज ए इंडिकेशन, नीचे लाना है। अगर राइट हैंड साइड बॉडी पे कहीं भी कोई भी टच सेंसेशन फील हो, आपको अपना राइट हैंड उठाना है और नीचे लाना है। दोनों तरफ हो तो दोनों, करेक्ट, ऑलराइट, ओके परफेक्ट। सृष्टि, अब जिस भी साइड टच फील हो और थोड़ा और उठा सकते हैं इसको सीधा, ओके परफेक्ट, जस्ट लाइक दिस, ओके। सिर्फ सेंसेशंस फील करनी है, वेरी नाइस, जस्ट कीप कॉन्सेंट्रेटिंग, ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस सृष्टि, वेरी गुड। जहां भी टच फील हो सिर्फ वो वाला हाथ उठाना है, ठीक है, वेरी नाइस, वेरी गुड सृष्टि, ओ वेरी नाइस, फॉर द लास्ट टाइम, ओके, बहुत अच्छे। सृष्टि अपनी आंखें खोलिए प्लीज, आप सबको बता दीजिए आप अपना हाथ क्यों उठा रहे थे? इन द माइक, इन द माइक, आप क्यों उठा रहे थे? आप अपना हाथ क्यों उठा? आपको टच फील हो रहे थे? ऑडियंस डिड आई टच? मैंने इनको टच करा? मैंने आपको बिल्कुल भी टच नहीं करा। थैंक यू सो मच सृष्टि। परिवार सुखी, जॉब रेलवे की होगी, पिता धनेश्वर नाम है, कृपा होगी, वाह भाई को आगे संतान बनेगी, आशीर्वाद। बागेश्वर धाम सरकार की। धन की हैरानी, घर में दिक्कत, पूरा घर उपद्रव मचा। क्या ये सही लिखा है? सच है। पूरे घर में उपद्रव मचा, उलझन है, स्थायी जॉब पति हनुमान प्रसाद की नहीं है। आपके घर पर पितृ दोष है, पितृ दोष में सूरज लाल नाम के पितर घूम रहे हैं, यह शांत हो जाएंगे और आप पर आरोप लगता रहता है, उल्टा सीधा घर में विवाद बनता रहता है और आपको आपके ही परिवार के लोग खिल्ली उड़ाते व हंसते रहते हैं, चरित्र का भी आरोप लगाते रहते हैं, जिससे व्यथित है। और पूर्व में आप गलत भी थे, दरबार के लिए भी आपने गलत विचार किया है और आपके पति हनुमान प्रसाद हैं और साथ में सूरजमल नाम के उनके परदादा हैं और साथ ही साथ आपके घर पर 7 महीने के अंदर जॉब योग बनेगा, स्थल वाला आशीर्वाद है। तो अब आपको तय करना है माइंड रीडिंग है या दिव्य शक्ति है। लेकिन अब मैं आपको बाबा के घर लिए चलता हूं। यह है धीरेन्द्र शास्त्री जी का घर। पहली बार आप टीवी पर देख रहे हैं बाबा बागेश्वर के घर की तस्वीर। ये उनके घर का गेट है। रिपब्लिक भारत की टीम आज बाबा बागेश्वर के घर पहुंची और ये उनके घर की तस्वीर देख रहे हैं। कुछ ऐसा भी नहीं कि बाबा ने बहुत आलीशान बहुत बड़ा घर बना रखा है। एक सामान्य घर बाबा का आपको नजर आ रहा है। अगली तस्वीर दिखाइए, पुराना घर दिखाते हैं। ये घर है बाबा का। इस घर में इनका जन्म हुआ था। यह तस्वीर भी पहली बार आप टीवी पर देख रहे हैं। यहीं पर इसी घर में, छोटे से घर में बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म हुआ था। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, उनके स्कूल की तस्वीर जरा दिखाइए। यह आप देख रहे हैं घर की तस्वीर और यह है स्कूल। इसी स्कूल में 1ली से 5वीं तक की पढ़ाई की है बाबा बागेश्वर ने। स्कूल में अभी ताला लगा है। बहुत बीते वक्त की बात है। अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं, पहली बार आप सुनेंगे बाबा बागेश्वर के भाई को आज तक किसी ने नहीं सुना। उनके भाई का नाम है सालेग्राम गर्ग। उनके भाई क्या कुछ कह रहे हैं अपने भ्राता के बारे में, उन्हें सुनिए जरा।
बहुत सारे सवाल बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर उठा रहे हैं लोग, उन लोगों को आप क्या कहेंगे? उन लोगों के लिए हम तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो है संसार है भगवान ने बनाया है। उन लोगों को समय आने पर भगवान ही जवाब देगा। वो सनातन के विरोधी है, चाहे जो भी हो, कोई हो। हम तो उन्हें हाथ जोड़ के यही कहते हैं कि आप लोग अपनी बुद्धि सही कीजिए, धर्म के रास्ते पर आइए, अन्यथा आपको जवाब समय आने पर भगवान देगा। हम तो इंसान हैं, हम क्या जवाब दे सकते हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद ने भी सवाल उठाए हैं। वो कह रहे हैं कि जो जमीन धस रही है, अगर बाबा चमत्कार दिखाते तो वहां आकर के उसको सही कर दें। उनको किस तरीके का जवाब होगा? अब हमारे लिए वो पूज्य हैं, वो संत हैं, हम तो एक साधारण मनुष्य हैं, बालक हैं। अब हमसे उनसे यही कहना चाहते हैं कि आप अपनी शक्तियों से वो दरारें भरें। अगर आपके मठ में शक्तियां हैं, अगर आपने भगवान की साधना की है, आप इतने बड़े मठ के पुजारी हैं, तो आप उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपका मठ ही आपकी दरारें भरे। कोई क्यों जाएगा आपकी दरारें भरने के लिए? भाई अगर हमारे ऊपर कोई विपत्ति आएगी तो हम ही उसको सोल्व करेंगे, भगवान से अपनी प्रार्थना करेंगे। हमारी कोई दरार है, कोई घर में है, कोई परिवार में है, तो हम ही उसे पूरा करेंगे, और कोई कैसे कर सकते? आप लोग कहते हैं कि बाबा के पास आने से, उनको समस्याएं सुनाने से उनके जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाती है। आपको गर्व होता है जब लोग आते हैं और इस तरह का सम्मान देते हैं? हमें गर्व होता है, और हम बालाजी से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान बालाजी, आपके दर पे कोई भी व्यक्ति आए तो उसे हमारी खुशियां दे देना, वो आपके दर से निराश ना जाए। नाम है तो बालाजी का है, और धाम है। भाई हमारा कुछ अगर वजूद है तो बालाजी से। हम क्या हैं? हम तो आप लोगों की तरह इंसान हैं। अगर हमारा कुछ वजूद है, तन पे कपड़ा है, तो बालाजी की कृपा से। सब बालाजी का है, हमारा कुछ भी नहीं है। विरोध भी हो रहा है तो बालाजी का हो रहा है, नाम हो रहा है तो बालाजी का हो रहा है, हमारा क्या है? अच्छा, आपके चाचा जी को आपके चाचा की तरफ से भी कुछ दावा किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि जो उनके बेटे हैं वो गद्दी के लिए दावेदार हैं, उस पर कुछ कहेंगे? वो हम उस बारे में नहीं बोलना चाहते। वो हमारे पूज्य हैं, अब हमारे परिवार है, हमारे माता पिता जैसे हैं। हम तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं सनातन धर्म के लिए लास्ट में एक लाइन कि मिलकर बैठे हैं महफिल में सारे जुगनू, मिलकर बैठे हैं महफिल में सारे जुगनू, उस बालाजी के सूरज को बुझाने के लिए। मिलकर बैठे हैं महफिल में सारे जुगनू, इस बालाजी के सूरज को बुझाने के लिए। अब बालाजी का है, सब बालाजी से है, तो बालाजी निपटे विधर्मियों से। हम तो इंसान हैं। जय सिया राम, जय हो। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बाबा के भाई को आपने सुन लिया। आज की एक और बहुत बड़ी खबर है। खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी गुलामी की निशानियां मिटा रहे हैं। इस काम में प्रधानमंत्री पहले दिन से लगे, शायद और पहले शुरू होना चाहिए था। प्रधानमंत्री ने बहुत सी गुलामी की निशानियां मिटा दी हैं, लेकिन बड़ी चीज ये अगली तस्वीर जो मैं आपको दिखाऊंगा कि 26 जनवरी का जो सेलिब्रेशन है वो 24 जनवरी से शुरू हुआ था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आज से यानी 23 जनवरी से शुरू कर दिया है, और इसकी शुरुआत गुलामी की निशानी मिटाकर हुई। कैसे मिटाई गई अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिमोट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देख रहे हैं नेताजी मेमोरियल और इनॉग्रेशन किया। बहुत से ऐसे जगह थी जो अंग्रेजों के नाम पर थी, जिन्हें बदलकर परमवीर चक्र जिन्हें मिला उनके नाम पर उन जगहों का नाम रखा गया है। इस तरह से पीएम मोदी अंग्रेजों की उन निशानियों को खत्म करते जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए जरा। गुलामी की मानसिकता, इन 19वीं सदी का रहन सहन 21वीं सदी की आकांक्षाएं पूरी नहीं कर सकते। 21वीं सदी के अनुकूल हमें बदलाव बहुत जरूरी है। मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। पूरे देश में मोदी गुलामी की एक एक निशानी जड़ से मिटाते जा रहे हैं। जिस अंडमान निकोबार में अंग्रेजों ने अपने नाम पर टापुओं के नाम रख लिए थे, उन पर मोदी ने भारतीय शूरवीरों के नाम के बोर्ड लगाने शुरू कर दिए, और इसकी शुरुआत मोदी 2018 से ही कर चुके हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी ने अंडमान और निकोबार के 3 द्वीपों का नाम बदल दिया था, जिसमें रॉस द्वीपों का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा। अब से रॉस द्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप से जाना जाएगा। नील द्वीप को शहीद द्वीप से जाना जाएगा, और हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप के नाम से जाना जाएगा। अब मोदी ने 20 से ज्यादा द्वीपों के नाम
परमवीरों के नाम पर रख दिए हैं। खुद मोदी ने कहा है कि परमवीरों के नाम पर ये दीपों के नाम आने वाले भविष्य के लिए प्रेरणा के स्थल बनेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना, ये संदेश है देश के लिए दिए गए बलिदान की अमरता का संदेश। अंडमान निकोबार के द्वीपों का ये नामकरण उन परमवीर चक्र विजेताओं का सम्मान तो है ही, साथ ही भारतीय सेनाओं का भी सम्मान है। और आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां गुलामी की निशानियों को मिटाया है, किन जगहों पर थी, अब उनका कैसे बदलाव किया गया। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं भारत का नक्शा। भारत के नक्शे में आप देखिए अंडमान निकोबार में बहुत से छोटे छोटे द्वीप हैं। 21 ऐसे द्वीप हैं जिन सब के नाम बदलकर अब उनके नाम पर रखा गया है जो देश के परमवीर चक्र विजेता हैं, वो हमारे शौर्यवीर। अगली तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि ये किस जगह पर है, ये द्वीप कहां पर है, वो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आइए, वो खूबसूरत डेस्टिनेशन, उन जगहों पर लोग जाते हैं, इसलिए मकसद ये जो आप देख रहे हैं द्वीप अंडमान निकोबार में, ये वो द्वीप हैं जिनके नाम बदले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और इन द्वीपों के नाम देश के लिए शहीद हुए, बलिदान देने वाले परमवीर चक्र विजेताओं को दिए गए हैं। आइए अब आपको बताता हूं कि द्वीपों के नाम क्या क्या रखे गए हैं, किन किन शहीदों के नाम पर रखे गए हैं। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये है वो द्वीप। सबसे पहले आप देखिए, कैप्टन विक्रम बत्रा करगिल युद्ध में शहीद हुए, दुश्मन से आमने सामने की लड़ाई लड़ी और 5 दुश्मन सैनिकों को मार गिराया था। गंभीर हालत में दुश्मन पर ग्रेनेड फेंका था, शहीद होकर भी देश को जीत दिलाई थी, तो उसका नाम कैप्टन विक्रम बत्रा द्वीप रखा गया। अगला द्वीप जिसका नाम रखा गया कैप्टन मनोज पांडे, करगिल युद्ध में 1999 में शहीद हुए, 2 पोजीशन पर दुश्मन को खदेड़ दिया था। तीसरी पोजीशन पर कंधे और पैर में गोली लग गई थी उनके, गोली लगी फिर भी दुश्मन पर हमला किया और घायल हालत में भी खालूबार को जीत लिया था। अगला द्वीप जिसका नाम मेजर शैतान सिंह के नाम पर रखा गया, मेजर शैतान सिंह भारत चीन युद्ध में 1962 में लड़े, चुशूल घाटी की हिफाजत पर तैनाती हुई थी उनकी। भारतीय सेना की टुकड़ी में 120 जवान थे, दिलचस्प देखिएगा, 120 जवान, और दुश्मन की 62,000 की फौज से मुकाबला किया था। 10-10 चीनी सैनिकों से अकेले लोहा लिया था उन्होंने, और मेजर शैतान सिंह के हाथ में उस वक्त गोली लग गई थी, जिसके बाद घायल हो गया तो पैर से मशीन गन चलाने लगे। सोचिए जरा, हाथ में गोली लगी, हाथ से गोली नहीं चला सके तो पैर से मशीन गन चलाई। अगला नाम हवलदार अब्दुल हमीद, भारत पाक युद्ध 1965 में उनके नाम पर द्वीप का नाम रखा गया। युद्ध का मैसेज सुना तो छुट्टी छोड़कर पहुंच गए थे, ग्रेनेड से पाकिस्तान के टैंकों को उड़ा दिया था, 1-2 नहीं 7 टैंकों को अकेले उड़ा दिया था अब्दुल हमीद ने। उसके बाद मेजर होशियार सिंह के नाम से एक द्वीप का नाम रखा गया, भारत पाक युद्ध में 1971 में लड़े, डर कर भाग खड़ी हुई थी पाकिस्तानी सेना। होशियार सिंह का जज्बा देखकर घायल हालत में भी 2 घंटे तक लड़ते रहे थे, कई पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया था और जीते जी वीरता का सबसे बड़ा पदक मिला उन्हें। 1998 में प्राकृतिक कारणों से उनका निधन हुआ था। एक और द्वीप जिसका नाम कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव के नाम पर रखा गया, करगिल युद्ध 1999 में वो लड़े, टाइगर हिल का टाइगर भी कहा जाता है कैप्टन योगेंद्र सिंह को, और 17 गोलियां लगी फिर भी जंग लड़ते रहे। परमवीर चक्र पाने वाले सबसे युवा सैनिक थे और जीवित रहने के दौरान ही परमवीर चक्र मिला था। अगला नाम है मेजर सोमनाथ, भारत पाकिस्तान युद्ध 1947 में लड़ा, एक हाथ में प्लास्टर दूसरे में मशीन गन, और 6 घंटे तक दुश्मन फौज को रोक कर रखा था मेजर सोमनाथ ने, 200 से ज्यादा घुसपैठियों को मार गिराया। नायक सूबेदार बाना सिंह के नाम पर भी 1987 में सियाचिन में पाक से पोस्ट छीनी, -30 डिग्री में दुश्मन को खदेड़ा था उन्होंने, राइफलें भी ठीक से काम नहीं कर रही थी उस दौरान की बात है, दुश्मन को बाना सिंह ने ढेर कर दिया था। तो ये वो
हमारे बहादुर जवान जिनके नाम पर दीपों के नाम रखे गए हैं, गुलामी की निशानियों को मिटाकर अब जब भी लोग उन डेस्टिनेशन पर, उन दीपों पर जाएंगे, जानेंगे कि कौन थे ये हमारे नायक और इनके बारे में जानना चाहेंगे और इनके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। सुनिए जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर क्या कहा। लेकिन दुर्भाग्य से स्वतंत्रता संग्राम की उन स्मृतियों की जगह अंडमान की पहचान को गुलामी की निशानियों से जोड़कर रखा गया था। हमारे आइलैंड्स के नामों तक में गुलामी की छाप थी, पहचान थी। रॉस आइलैंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप बन चुका है। हैवलॉक और नील आइलैंड स्वराज और शहीद आइलैंड बन चुके हैं। और आइए अब मैं आपको वो तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं, उस आइलैंड की, उस द्वीप की एक एक तस्वीर जिसके नाम पर वो रखा गया है। अभी तो मैंने आपको ग्राफिक्स दिखाया। सबसे पहले अब्दुल हमीद साहब की तस्वीर मैं दिखा रहा हूं, ये है अब्दुल हमीद। और अगली तस्वीर दिखाइए, जिस द्वीप, ये है अब्दुल हमीद द्वीप, उनके नाम पर द्वीप का नाम रखा गया। अगली तस्वीर दिखाइए, कैप्टन मनोज पांडे की तस्वीर आप देख रहे हैं, उनके नाम पर भी एक द्वीप का नाम रखा गया, मनोज पांडे द्वीप। एक और तस्वीर दिखा रहे हैं, शहीद विक्रम बत्रा, उनके नाम पर विक्रम बत्रा द्वीप आप देख रहे हैं। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, ऐसे गुलामी की निशानी मिटाई, सेना के शौर्य को हमेशा आगे रखा। लेकिन एक और दूसरी तस्वीर है, अगली तस्वीर दिखाइए जरा। एक विचित्र तस्वीर यह है कि राहुल गांधी के गुरु हैं दिग्विजय सिंह। प्रधानमंत्री मोदी के लिए सेना सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है, उसको हमेशा आगे रखते हैं। लेकिन सोचिए उस सेना पर सवाल कौन कर रहे हैं? राहुल के गुरु दिग्विजय सिंह। वो ये पूछ लिया आज उन्होंने कि सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उसके सबूत कहां हैं? सुनिए जरा। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं, केवल झूठ का पुलिंदा से ये राज कर रहे हैं। आज तक उस घटना की जानकारी न संसद में उन्होंने पेश की, न जनता के सामने रखी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पिछले कई दिनों से कुछ तस्वीरें नजर आ रही, जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो ट्रैफिक रूल का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बहुत से लोग ये सब भूल जाते हैं। सड़क पर इश्कजादे, उनकी तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। पहली तस्वीर देखिए, ये मोहतरमा बीच सड़क पर खड़े होकर रील बना रही, गाड़ी आगे लगाकर खड़ा करके रील बना रही थी। लेकिन ये वीडियो उनका वायरल हुआ, उन्हें तस्वीरें ले रही थी और देखिए पीछे ट्रैफिक चल रहा है, बहुत चलता हुआ रोड है, बहुत चलता हुआ ट्रैफिक है। ये वीडियो बना रही थी, लेकिन इन पर कार्रवाई हुई है, एक्शन हुआ है। क्या एक्शन हुआ है मैं आपको बताऊंगा। हजारों रुपए का इनका चालान काटा गया है इनको इस तरह से रील बनाने को लेकर। अगली तस्वीर दिखाई सर, ये आप देख रहे हैं, ये लखनऊ की तस्वीर है, पिछले दिनों आई। स्कूटी पर एक लड़का और एक लड़की जा रहे थे, बीच ट्रैफिक के दरमियान बहुत आपको रश भी नजर आ रहा है। और लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का सबसे व्यस्तम बाजार है, और उसमें स्कूटी पर जिस तरह से लड़का लड़की बैठे थे, इनका भी हजारों रुपए का चालान काटा गया। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं भिलाई की, केवल रील बनाने के लिए, वीडियो वायरल करने के लिए ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं। लड़का और लड़की बाइक पर बैठे हैं जिस तरह से, उसके बाद ये वीडियो वायरल हुआ और इनका भी चालान काटा गया। एक और तस्वीर है, वाइजैक की तस्वीर। ये जो तस्वीरें ये बता रही हैं कि ट्रैफिक पुलिस मुस्तैद है। एक बार आप बच सकते हैं, दो बार बच सकते हैं, लेकिन पुलिस तैयार है लंबे चौड़े चालान के लिए भी। तो पहली तस्वीर देखिए, गाजियाबाद में सड़क पर रील बनाने का यह मामला है और एलिवेटेड रोड पर युवती अपना वीडियो बना रही थी, कार के साथ फिल्मी गाने पर वीडियो बना रही थी। वायरल वीडियो पर गाजियाबाद पुलिस ने कार्रवाई की है। ट्रैफिक पुलिस ने 17,000 का चालान काटा है। सड़क पर गाड़ी रोककर वीडियो बनाना अपराध है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 179(1) के तहत जुर्माना लगा है और धारा 179(1) सरकारी आदेश का उल्लंघन भी है। अगली तस्वीर देखिए जरा, ऐसे स्कूटी चला रहे थे, स्कूटी में लखनऊ में स्कूटी पर लड़का लड़की का ये वीडियो वायरल हुआ
और लखनऊ पुलिस ने लड़के को गिरफ्तार किया। उसके बाद लड़की नाबालिग थी, उसे हिदायत देकर छोड़ दिया गया। पुलिस ने आईपीसी की धारा 279, 294 के तहत केस दर्ज किया है। आईपीसी की धारा 279 सड़क पर लापरवाही से गाड़ी चलाना है, 1000 का जुर्माना और 6 महीने तक की सजा संभव है। आईपीसी की धारा 294 सार्वजनिक जगह पर अश्लीलता फैलाने का भी आरोप है, 3 महीने तक जेल और जुर्माना हो सकता है। ट्रैफिक नियम है, गाड़ी निर्धारित लेन में ही चलाएं और बीच सड़क में गाड़ी ना रोकें, ओवरटेक से दूरी बनाएं। ये सारी चीजें ट्रैफिक नियमों में है। नो एंट्री का ख्याल रखें, सीट बेल्ट और हेलमेट का भी प्रयोग करें, जरूरी होने पर ही हॉर्न बजाएं। इन सारे ट्रैफिक नियमों का पालन करना जरूरी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आइए अब आज की एक और अगली बड़ी खबर है। संसद में समंदर में भारत की किलर शार्क, ये जो आप देख रहे हैं, ये है किलर शार्क जिससे चीन और पाकिस्तान परेशान है। ये देखिए लहीम शहीम लंबी चौड़ी किलर शार्क आप देख रहे हैं। इसका नाम है वाइगर, जिसको आज नौसेना में शामिल कर लिया गया। ये वो तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूं। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये देख रहे हैं पूरी तरह से ऑपरेशनल हो गई है, इसमें काम करना शुरू कर दिया और पानी में नजर आ रही है। इसकी खासियत आपको बताएंगे, नौसेना की कितनी ताकत इससे बढ़ी है। सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूं, इसकी कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं, उसके बाद बताऊंगा इसकी खूबियां क्या हैं। चीन और पाकिस्तान के मुकाबले हमारी ताकत कहां है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूं आईएनएस वागीर पनडुब्बी को 12 नवंबर 2020 को लॉन्च किया गया था। 1 फरवरी 2022 से वागीर की समुद्री ट्रायल शुरू हो गई थी और वागीर ने दूसरी पनडुब्बियों के मुकाबले सबसे कम समय में हथियार और सेंसर के प्रमुख ट्रायल्स पूरे कर लिए, जिसके बाद आज इस पनडुब्बी को मुंबई डॉक यार्ड पर नौसेना को सौंप दिया गया। इससे पहले कलावरी, खंडेरी, करंज और वेला 4 पनडुब्बियां नौसेना में शामिल हो चुकी हैं। सभी का निर्माण मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने किया था और सभी पनडुब्बियों का निर्माण फ्रांस के सहयोग से हो रहा है। भारत फ्रांस के बीच 6 सबमरीन तैयार करने के लिए 2005 में एक करार हुआ था और भारतीय नौसेना को मजबूत बनाने के लिए भारत सरकार ने 25 पनडुब्बियां नेवी को देने का फैसला किया था और इसके लिए 90 के दशक में प्रोजेक्ट 75 बनाया गया। इस प्रोजेक्ट के तहत पनडुब्बियों को बनाने के लिए 30 साल की योजना बनाई गई थी और इसी के तहत नौसेना को मजबूत बनाने के लिए पनडुब्बी को बनाने का काम तेज कर दिया गया है। आइए मैं आपको बताता हूं इसकी खासियत क्या है। ये जो पनडुब्बी है ये कैसे भारत की खास ताकत बढ़ाएगी नौसेना की और इसका काम क्या है ये भी आपको बताऊंगा। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये पनडुब्बी किलर शार्क भी इसे कहते हैं। भारतीय नौसेना में आईएनएस वागीर को शामिल कर लिया गया है और नौसेना अध्यक्ष ने वागीर को नेवी को सौंप दिया है। आपको बताऊं कि आईएनएस वागीर आधुनिक पनडुब्बी है। इसमें पनडुब्बी समुद्री सीमा की रक्षा करती है, यानी इसकी तैनाती होती है, जो आपका समुद्र है उसकी जो सीमा लगती है, यानी तट पर तो फोर्स मौजूद है, लेकिन पानी में यह पनडुब्बी दुश्मनों के जहाज, मिसाइल पर इसमें हमले की क्षमता होती है। मेक इन इंडिया के तहत इसका निर्माण किया गया है और बिना आवाज के चलने वाला यह इंजन है। मछली की आवाज सुनने की क्षमता भी इस पनडुब्बी में है। सोचिए, मछली की आवाज भी पानी में सुन लेगी। वर्ल्ड की बेहतरीन टेक्नोलॉजी से यह लैस है और 4 ताकतवर डीजल इंजन इसमें लगे हुए हैं। 350 मीटर की गहराई तक ये जा सकती है और 50 दिन तक पानी में रहने की क्षमता भी इसमें है। ऑक्सीजन बनाने की क्षमता भी इस पनडुब्बी में। सतह पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर चलती है। पानी के अंदर 37 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है इसकी। लंबाई 221 फीट है और ऊंचाई इसकी 40 फीट है। आईएनएस वागीर का वजन 1615 टन का है और वागीर का नाम सैंड शार्क भी इसे कहते हैं। अरब सागर की तलहटी में पाई जाती है दरअसल एक सैंड शार्क और यह मछली आसानी से दिखाई नहीं देती है, यही खूबी इसमें भी है। दुश्मनों पर घातक हमला करती है ये और इसी के चलते पनडुब्बी का नाम वागीर पड़ा है। अब मैं आपको बताता हूं कि यह कितनी घातक है, दुश्मन क्यों परेशान है। दरअसल इस पनडुब्बी के बन जाने के बाद, भारत के पास यह ताकत आ जाने के बाद, यह आप ऐसे जानेंगे कि इसकी खासियत क्या है। तो इसकी खासियत यह है जो आप देख रहे हैं, आईएनएस वागीर को साइलेंट किलर भी कहते हैं और बिना आवाज के दुश्मन पर यह हमला करती है।
आधुनिक नेविगेशन ट्रैकिंग तकनीक से लैस है ये और निगरानी खुफिया जानकारी जुटाने में सक्षम है। खतरे को 10 किलोमीटर पहले जान लेती है ये। स्टील्थ टेक्नोलॉजी से रडार को चकमा देने की इसमें ताकत है और एक्सोसेट एंटी शिप मिसाइलों से ये लैस है। मिसाइल की रफ्तार 1148 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। आइए अब आपको सुनवाते हैं एक्सपर्ट क्या कहते हैं, इस पर सुनिए जरा। भारत में बनी हुई एक नई सबमरीन वगीर जो अपने आप में कलवारी क्लास की सबमरीन है और इसका अगर हिंदी में मतलब निकाला जाए या इसका एक्चुअल मतलब निकाला जाए तो इट्स अ सैंड शार्क, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेल्थ, जो बिल्कुल बिना आवाज चुपचाप और फियरलेस कहीं पर भी ऑपरेट कर सकते हैं, किसी का डर नहीं, किसी का खौफ नहीं, जो अपने देश की मैरीटाइम इंटरेस्ट को सिक्योर करेगी। ये हमारा अपने डॉकयार्ड्स में बनी है, अपने देश की नेवी के लिए ये एक ऐसा वेपन सिस्टम आ गया है जिससे शायद चीन और पाकिस्तान दोनों ही कपाएंगे। और आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आखिर सबमरीन में, पनडुब्बी में कौन कितना ताकतवर है। भारत के पास कितनी पनडुब्बियां हैं, पाकिस्तान कहां ठहरता, कहीं ठहरता भी है भारत के आगे या नहीं। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं भारत के पास 17 पनडुब्बियां हैं, 17। भारत के पास 2 परमाणु पनडुब्बी भी है, यानी लंबे वक्त तक पानी में रह सकती है, बिजली बना सकती है लंबे वक्त तक, घातक हमला करने में भी सक्षम है भारत की पनडुब्बी। पाकिस्तान की बात करता हूं मैं। पाकिस्तान में मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर, आप रुक जाइए मैं मूव कर रहा हूं। पाकिस्तान में मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर पाकिस्तान के पास 9 पनडुब्बियां हैं और कोई भी इसमें से एक्टिव नहीं है। कराची में 2 पनडुब्बी बन रही हैं और ये जो पनडुब्बियां हैं ये कराची में बन रही है, चीन भी मदद कर रहा है तब ये पनडुब्बियां बन रही। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं कि चीन की जो पनडुब्बी है, ये देखिए जरा, चीन के पास है 79 पनडुब्बी, यानी समंदर में चीन के पास ताकत ज्यादा है और चीन का दावा यह है कि 12 परमाणु पनडुब्बियां हैं उनके पास और इस दावे के अलावा से कि चीन की ताकत जो है पानी में कितनी है इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, पाकिस्तान की बात कर रहे थे, ना आटा मिल रहा है ना लाइट आ रही है, बत्ती भी गुल है। तस्वीर दिखाइए जरा। शहबाज शरीफ को समझ नहीं आ रहा है कि देश संभाले कैसे, प्रधानमंत्री तो बन गए, ना लोगों को खाना दे पा रहे हैं ना बिजली दे पा रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये देख रहे हैं पाकिस्तान में बत्ती गुल है और अभी आप देख रहे हैं अभी पाकिस्तान के हालात ये है, लाइट नहीं आ रही पाकिस्तान में। 9:42-43 हो रहे हैं, पाकिस्तान में बत्तियां बंद हो गई हैं इस वक्त। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं मेट्रो रुकी हुई है ऊपर, फुल स्क्रीन लीजिए जरा, बत्ती चली गई, मेट्रो रुक गई। ये पाकिस्तान की तस्वीर है। एक तो गलती से मेट्रो मिल गई, बना ली, और जो आ गई मेट्रो वो भी लाइट नहीं चले कैसे, ये दूसरी परेशानी है पाकिस्तान की। और आइए एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। अगली तस्वीर देखिए, ये आप देख रहे हैं पाकिस्तान में पावर ग्रिड किस तरह से खराब हो गई। लोग ट्रैक पे चल रहे हैं, रेलवे ट्रैक पर। पिछली तस्वीर दिखाई जरा, ये देख रहे हैं आप, ट्रेन खत्म रुक गई तो उसके बाद लोग रेलवे ट्रैक पर उतर कर चल रहे हैं। फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर, और मेट्रो वाली भी दिखाइए साथ में। दोनों तस्वीरें आप देखिए, लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए लोग उतर के सड़क पर पैदल चल रहे हैं कि लाइट आएगी तो मेट्रो चलेगी, क्योंकि लाइट नहीं आ रही है। और आखिर बिजली क्यों नहीं आ रही ये आपको बताते हैं। पहले ही पाकिस्तान में लोग परेशान हैं, आपको याद होगा बाढ़ आई थी, बाढ़ से निकल कर आए तो आटा खत्म हो गया, अब आटे से लड़ ही रहे थे तो बिजली भी चली गई। देखिए जरा पाकिस्तान में हालात क्या है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। कंगाल पाकिस्तान को यह बड़ा झटका लगा है, पूरा पाकिस्तान अंधेरे में डूबा हुआ। 30 से ज्यादा शहरों में बिजली गुल है। इस्लामाबाद, लाहौर जैसे शहरों में ब्लैकआउट है। सुबह 7:30 बजे नेशनल ग्रिड फेल हो गई। पाकिस्तान के 117 ग्रिड स्टेशन ठप हो गए। बिजली संकट से पाकिस्तान में हाहाकार मचा है। पाकिस्तान की 22 करोड़ आबादी अंधेरे में है और कई जगह ट्रेन और मेट्रो बीच रास्ते में रुक गई। लाहौर में मेट्रो बंद होने से लोग ट्रैक पर हैं और पेशावर में स्ट्रीट लाइट बंद होने से भारी जाम लगा हुआ है। कराची शेयर बाजार
का कारोबार ठप हो गया है पूरी तरह से। अस्पताल, बैंक की सेवाएं ठप हो गई हैं। बलूचिस्तान के 22 जिले पूरी तरह से अंधेरे में हैं। 4 महीने में दूसरी बार पाकिस्तान में ब्रेकडाउन हुआ है और बिजली ठप होने से 72 घंटे, ठीक होने में 72 घंटे लग सकते हैं अभी। यानी पाकिस्तान में 3 दिन तक अंधेरा रहने वाला है। सुनिए जरा इमरान खान क्या कह रहे हैं कि जी हिंदुस्तान से तो जी बड़ा, हमारे से बड़ी 3 हमने जंगें लड़ी और हमें मार पड़ गई, हमें तो दोस्ती करनी चाहिए। यानी ये इस मुल्क हम गिर गए हैं, ये आज हालत आ गई है क्योंकि हर जगह पैसे मांगते फिर रहे हैं। अपना पैसा इन सारों ने बाहर रखा हुआ है और दूसरों को कह रहे हैं जी पाकिस्तान में पैसा भेजो। नरेंद्र मोदी को आपसे ला के इतलाफ हो, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपनी इकोनॉमी पे किसी के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया, अपने मुल्क की सालमियत के लिए खड़ा रहे। उसने 370A ला के फिर भी वो खड़ा रहे। आज हमारा मुल्क क्यों खोखला है? आप नहीं समझते हसन नवाज, हुसैन नवाज की पूरी मिल्स है इंडिया के अंदर। अगर वही जो पैसा जो है वो जो एवन फील्ड्स में बैठे हुए हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, हजारों जॉब्स आएंगी, पाकिस्तान की में सरमायाकारी होगी, पाकिस्तान की मैशियत बेहतर होगी। लेकिन सबसे पहले ये बात होती है आप किसी की तारीफ करके या किसी के बारे में स्टेटमेंट दे के मामला तो आगे चला लेते हैं, लेकिन ये बताएं कि आपने किया क्या, आपने गिरेबान में जाके। नरेंद्र मोदी ये है कि एक सिंसियरिटी है ना, ठीक है, आप देखें सिंसियरिटी है कि आप अपनी कौम के साथ, अपने मुल्क के साथ कितना सिंसियर होकर चलते हैं, ठीक है। अगर वो कौम तरक्की कर रही है तो उसका मतलब ये है कि वो सिंसियर होकर चल रहा है, ठीक है। तो अगर आप उनको देख रहे हैं, ठीक है, तो आपको चाहिए कि आप खुद इतनी सी शर्म खा लें कि आप अपने मुल्क को भी देख के चल सकें, बिल्कुल सेम। पाकिस्तान के लोगों का हाल यह है कि उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की याद आ रही है। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।